हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2021 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर पाओ। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप एसएससी सीपीओ या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उसके लिए भी इतना ही वैलिड है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डायरेक्शन बताऊंगा, वो सही डायरेक्शन बताऊंगा जिसे कि आपको फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप आज जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, वहाँ से आपका जो ड्रीम जॉब है, आपका जो ड्रीम पोस्ट है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। मैं आपको सही डायरेक्शन बताऊंगा, लेकिन जो मेहनत करना है, आपको जो उस रास्ते पे चलना है, वो आपको खुद चलना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता हूँ, और ये स्ट्रेटजी वही आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप सच में एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसको आप नोट डाउन करते जाना। अपने साथ एक पेन और पेपर रखना, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बताऊँ आप उसे नोट डाउन कर पाओ। हो सके तो इस वीडियो को आप 1.25 स्पीड में या फिर 1.5 स्पीड में देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और ये वीडियो सभी के लिए वैलिड है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आपके लिए वैलिड है। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बीच में हो, आपका सिलेबस आधा हो चुका है, तो आपके लिए भी सही है। आप अभी से भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया, आप री एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए वैलिड है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में कहाँ गलती थी, मैंने कहाँ पे गलती किया था, और आप उसे करेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तभी आप अपने स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर पाते हो, या फिर अपने जो डायरेक्शन है उसको सही डायरेक्शन दे पाते हो। तो जो सबसे पहला है वो मैं सिलेबस की बात करूंगा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितने दिन में आपको कंप्लीट करना अपना सिलेबस। उसके बाद मैं रिवीजन की बात करूँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। उसके बाद मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ से देना है, कब से देना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, मैं इसमें ये बताऊंगा इस वाले सेक्शन में। और उसके बाद सक्सेस माइंडसेट। अगर आपने सारा चीज़ कर लिया, आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी अच्छा खासा दे लिया, लेकिन आपका अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट के जैसा माइंडसेट आपका नहीं बना, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान नहीं होगा, और हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओ। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करूँगा कि आपको अपना सिलेबस कैसे पूरा करना है, कब करना है, कितने दिनों में करना है, रिवीजन कैसे करना है, आपको वीकली करना है, डेली करना है, मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, कब लगाने हैं, एनालिसिस कैसे करना है। उसके बाद सक्सेस माइंडसेट कैसे बनाना है, सक्सेस माइंडसेट को कैसे क्रिएट करना है। ये एक दिन में ओवरनाइट सक्सेस माइंडसेट नहीं बनता है, आपको ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में, और इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। हाँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है कि मैं इस वीडियो में आपको एक गिव अवे देने वाला हूँ। 3 लोगों को मैं गिव अवे दूंगा। वो गिव अवे क्या होगा कि मैं 3 लोगों को पिक करूँगा, और उन 3 लोगों को मैं खुद सीजीएल 2021 के लिए गाइड करूँगा। उन लोगों को मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी उसका कन्फ्यूज़न है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको पर्सनली गाइड करूँगा। तो इस गिव अवे को आप कैसे पा सकते हो, मैं इसके वीडियो में बीच में कहीं पे बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चले कि आप कैसे इस गिव अवे को पा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एसएससी सीजीएल होगा कब 2021। तो ये जो इसका टेंटेटिव डेट है, मेरे हिसाब से वो नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले साल मार्च अप्रैल तक होना चाहिए, यानी कि मार्च अप्रैल 2022 के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से 8 से 9 मंथ का टाइम है आपके पास, और इतने दिनों में आप आराम से अपने प्री के लिए सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और इसे कुछ दिन रिवाइज भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये सही टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आप अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन अगर आप अभी से 2-3 महीने डिले कर देते हो
तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और अधूरा रह जाएगा। तो अभी एकदम परफेक्ट टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2022 में वो सीईटी के थ्रू होगा या फिर एसएससी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या फिर एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। तो इसका सीईटी के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये सीईटी के थ्रू होगा या फिर किसके थ्रू होगा। लेकिन हमें ये पता है कि अभी एसएससी कंडक्ट कर रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो जब तक इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं आता तब तक इसको मानकर हमें कुछ अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है। ठीक है, और ये मान के चलो कि अगर सीईटी भी होगा एग्ज़ाम तो उसमें सिलेबस क्या होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, यही सब होगा। तो अगर आपका एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन सही है, अगर आपने अपना मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, आप इसको भी आराम से क्रैक कर पाओगे। तो ये कन्फ्यूज़न में रह के अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है कि सीईटी होगा उसका सिलेबस कुछ डिफरेंट होगा। जब वो सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब आप बहुत डिले कर जाओगे, देर कर जाओगे, और बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग ही। हाँ, तो जो सबसे पहला डिस्कस करना है वो है सिलेबस, कि हमको सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो एसएससी का सिलेबस है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस, आप उसे अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर स्टडी करते हो, अगर उसी के लिए आप अपना टोटल टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो 6 से 8 महीने में आप अपना एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब कहाँ से करना है हमें सिलेबस? तो सिलेबस आप कहाँ से कर सकते हो? आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मोड चल रहा है, ऑनलाइन में ही आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी कोचिंग कहीं कहीं खुला है कोविड के बाद से, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। लेकिन आज जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन बहुत कम ही लोग ले रहे हैं कोविड के बाद से। तो ऑनलाइन में कहाँ से लेना है? तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, फेमस टीचर इंडिया के, जो अभी पढ़ा रहे हैं, आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उनके कोर्स ले सकते हो। बहुत मिनिमम चार्ज में ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको सीजीएल का, और वो 6 महीने के आसपास में अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोचिंग अपना क्लासेस करते हो, तो आप जो फिजिकल क्लासेस में जैसे कोचिंग क्लासेस करते थे, आपको ऑनलाइन में भी वही करना है। आपको अपना टाइम फिक्स कर लेना है कि इस से इस टाइम के बीच में हमें अपना क्लास करना है। उस टाइम पे आपका फिक्स रहेगा। मान लो आपको मॉर्निंग से 9 o'clock से 1 बजे तक आपको अपना कोचिंग करना है, तो उस टाइम पे आपको अपना कोचिंग डेली होना चाहिए, डेली के हिसाब से। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अपना फिक्स कर लेना है कि इस समय मैं अपना ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इसका टाइम फिक्स करो। उसके बाद मेक प्रॉपर नोट्स कॉपी, और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी क्लासेस में हो रहा है सिर्फ वीडियोज़ मत देखो कि वीडियो देख लिया, समझ लिया, ठीक है, इसको एक बार और देख लूँगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर नोट कॉपी बनाना है। नोट कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट कॉपी नहीं बनाओगे तो बहुत मुश्किल है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जो कि वीडियो देखकर ही समझ जाते हैं, उनको पता चल गया, वो हो सकता है। लेकिन हम आप जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए नोट कॉपी ही एक सहारा बनता है। जब आप क्वेश्चन में फंसोगे, आपको आगे में रिवीजन करना होगा, तो आपका नोट्स कॉपी ही आपको रेफ़र करना पड़ेगा। नोट्स कॉपी से ही आपको सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो नोट्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स कॉपी कैसे बनाना है, मैंने इसके लिए एक वीडियो पहले बना चुका था कि मैंने अपना नोट्स कॉपी कैसे बनाया था, तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करके अपना नोट्स कॉपी देख सकते हो। उसे आप बाद में देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसके लिंक को, नोट्स कॉपी को आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, तो जो भी नोट्स कॉपी में क्या है, आपको जो भी क्लासेस में हो रहे हैं आपको उसको प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाना है। सभी सब्जेक्ट के अलग बनाने हैं, मैथ्स के लिए अलग बनाना है। मैथ्स में आप हो सके तो अर्थमेटिक का और एडवांस का अलग अलग नोट्स कॉपी बना सकते हो। इंग्लिश का नोट्स कॉपी अलग, वोकैब का एक नोट्स कॉपी अलग, जीके का अलग, सारे का अलग अलग अच्छे से कॉपी आपको बनाना है। जो भी क्लासेस में हो रहे हैं आपको उसको कंप्लीट डिटेल में नोट्स कॉपी बनाना है, और बहुत अच्छे से बनाना है कि आप बाद में जब उस नोट्स कॉपी को देखो तो आपको पूरा पता चल जाए कि आपको क्लासेस में क्या क्या चीज़ें हुई थी। शॉर्ट डिटेल्स भी अगर आप कोई टीचर बताते हो, ट्रिक्स भी बताते हो, तो आपको साइड में आपको नोट्स कॉपी में लिख लेना है। तो आपको ऐसे अपना नोट्स कॉपी बनाना है। उसके बाद है फॉलो योर टीचर 100%, यानी कि आपका जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है
उसको आपको 100% फॉलो करना है। आपको जो भी बोल रहा है, जो भी टास्क दे रहा है, जो भी असाइनमेंट दे रहा है, आपको उसको कंप्लीट करना है। जो भी आपको सजेशन दे रहा है कि आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि आप देखो कि आपका जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, 8-10 सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसको सारे टाइप के बच्चों का नॉलेज होता है कि जो कम लेवल के बच्चे होते हैं, जो एवरेज लेवल के होते हैं, और जो ज़्यादा लेवल के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सभी। पर उनको पता है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो आपको टीचर को 100% फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अपने दोस्तों को फॉलो कर रहे हो, आपका दोस्त जो कर रहे हैं आप वही कर रहे हो, आपका दोस्त कोई और बुक ले लिया तो आप वो फॉलो करने लगे। आपका जो टीचर बोले आपको उसे फॉलो करना है, क्योंकि आपके टीचर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और बाकी हो सके तो आप टॉपर्स जो हैं उनके नोट्स को, उनके वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। वो कौन से बुक्स फॉलो किए हैं वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको अपने टीचर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और एक टीचर से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। प्री तक आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। प्री के एग्ज़ाम तक आपको सिर्फ एक टीचर फॉलो करना है। कोई भी टीचर हो आपको उसको कंप्लीट उसी से फॉलो करना है। एक अच्छा सा टीचर आपको पहले चूज़ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा सा टीचर चूज़ करना होगा। ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन कुछ टीचर से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, कुछ टीचर से आपको पढ़ने में नहीं मज़ा आएगा, आपको बोर लगेगा, आपको नींद आएगा। तो आपको पहले ये देखना कि कौन सा टीचर जो इंटरटेनिंग वे में पढ़ाता है, आपके उसको कॉन्सेप्ट जो आप समझाता है वो आपको समझ में आ जाता है। तो पहले आपको 1-2-3 क्लासेस में डेमो लेना होगा, डिफरेंट क्लासेस में जाकर आपको जो बेस्ट लगता है आपको उसी टीचर से पढ़ना है और उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गो विथ योर ऑन पेस। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चलना है। क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन क्लास पढ़ोगे तो बहुत सारे टीचर एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। आपका मैथ्स भी चल रहा है उस दिन, रीजनिंग भी चल रहा है, जीके भी चल रहा है और इंग्लिश भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट चल रहा है। तो आपको एक दिन में सारी चीज़ें तो आप कवर नहीं कर पाओगे। 2 घंटा मैथ्स हो गया, 2 घंटा इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एक ही दिन में तो आप तो नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना खुद का रूटीन बनाना है कि मुझे ये 2 दिन मैथ्स और इंग्लिश करना है, इस दिन रीजनिंग और जीके करना है, इस दिन ऐसे करना है। तो आपको एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट को ही चूज़ करना है। हमेशा आप 2 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ये नहीं कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट का नोट्स कॉपी बना रहे हैं, तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने स्पीड से चलना है। अगर मान लो टीचर आगे चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग चलो स्लोली। आप अगर मैथ में 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करते हो तो आप उतना ही करो, लेकिन समझते हुए चलो, अपने स्पीड से चलो। टीचर के स्पीड से नहीं कि बस जो टीचर पढ़ा रहा है उतना कंप्लीट करते जाए, जो भी पढ़ा रहे जितने भी क्वेश्चन करवा दिए उसको कंप्लीट करना ही है, नहीं, आपको समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू कवर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। इन सब चीज़ों को बताऊँगा कि आपको मैथ्स कैसे कवर करनी है, इंग्लिश कैसे कवर करनी है, रीजनिंग कैसे कवर करना है और जीके कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले मैथ्स। तो जब भी मैथ्स कोई आपको टीचर से पढ़ना है, कोई भी एक टीचर सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारे टीचर्स हैं, राकेश यादव, गगन प्रताप, रेमो और भी पवन राव, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप देख सकते हो। एक और इवन कोचिंग सेंटर भी एक है यूट्यूब चैनल, वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उन सबसे टीचर से एक को चूज़ करना है जो आपको सबसे बेस्ट लगे और उसको फॉलो करना है। ठीक है, हमेशा आप अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा अर्थमेटिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होता है एडवांस मैथ से। इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए या फिर टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, आपको मैथ में इंटरेस्ट आएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप मैथ में पढ़ते हो तो उसको आप अपने डेली लाइफ से ज़रूर कनेक्ट करना। मान लो आप टाइम वर्क का पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आपको कनेक्ट करना कि इस व्यक्ति ने इतने दिनों में इतना काम किया, उसने इतने दिनों में इतना काम किया। तो आपको खुद से रिलेट करना पड़ेगा कि मान लो मेरे पास कुछ काम है ऐसा, तो मैं उसको इतने दिनों में करता हूँ, मेरा भाई इतने दिनों में करता है, तो हम लोग दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो वैसे अगर जब आप अपने लाइफ से कनेक्ट करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है। इसी तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो परसेंटेज को भी आपको प्रैक्टिकली अपने लाइफ से कनेक्ट करना है कि आपको अगर किसी सामान को आपने खरीदा, उसको कॉस्ट प्राइस इतना है, आपको अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो आपको कितना में बेचना है। इस तरह से आप खुद कनेक्ट करो। ये करोगे, प्रैक्टिकली से कनेक्ट करोगे मैथ को जितना हो सके, तो आपका उतना ईजी आपको मैथ लगेगा और उतना आप जल्दी समझ पाओगे। तो ये ज़रूर करना। तो मैथ में आपको मैंने क्या बोला कि आपको अर्थमेटिक्स ईजी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए,
अपने पेस से जाना चाहिए, स्लोली स्लोली जाना चाहिए। हाँ, अगर जितना क्वेश्चन आप कर सको एक दिन में 2 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सको, लेकिन 10 क्वेश्चन को अच्छे से करो। फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन करो। लेकिन 6 महीने अगर आप टाइम देते हो, अच्छे से टाइम देते हो, तो आप देखोगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका सिलेबस 6 से 8 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आपको नोट्स कॉपी अपना ज़रूर बनाना है, यह ज़रूर याद रखना। उसके बाद इंग्लिश में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोलूँगा एक एवरेज बच्चे के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो होता है उसके लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे तो आपका इंग्लिश कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। आप प्री एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम ठीक चला जाएगा, आप किसी तरह से पार कर लोगे, लेकिन मेंस में आप फंस जाओगे। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने फोकस वोकैब पे देना है। अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है कोई बात नहीं, फिर भी आपको इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर आपका वोकैब वीक है, आपको वर्ड मीनिंग बहुत कम है आपका याद, तो आपको अभी से वर्ड मीनिंग याद करना स्टार्ट कर देना होगा। मैंने खुद एक पर्टिकुलर टाइम रख दिया था 2 घंटा, जिस टाइम पे मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करता था 2 घंटे डेली, और ये मैंने कम से कम 5-6 महीने लगातार किया है। मैंने 4 से 5 हज़ार वर्ड मीनिंग याद किए हैं। ठीक है। कहाँ से याद किया है, कैसे किया है, मैंने एक वोकैब पे एक वीडियो बनाया है, मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि वोकैब स्टार्टिंग से कैसे याद करना है आपको। तो इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद वोकैब हो गया। उसके बाद ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में आपको अपना नोट्स कॉपी बनाना है। कोई एक टीचर को फॉलो करना है, कोई भी टीचर ले लो। टीचर में भी बहुत सारे, जयदीप सर है, इंग्लिश विद रानी मैम है, अमन वशिष्ठ हैं, ये सब 3-4 टीचर, आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ कर देखो। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उस टीचर को आप जाकर फॉलो करो और उसका कंप्लीट जो भी पढ़ाते हैं उनका नोट्स कॉपी बनाओ और उनको फॉलो करते जाओ। जितने भी रूल्स बताते हैं रूल्स को याद करते जाओ। रूल्स को याद ही करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझते भी जाओ, याद भी करते जाओ। ठीक है। जब एक चैप्टर हो जाए तो उस पर आप 100 के आसपास क्वेश्चन कर लो और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो। ठीक है। बुक लिस्ट मैंने बता दिया, बुक लिस्ट का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका भी देख सकते हो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें ध्यान देना होता है कि आपको अपना रीडिंग हैबिट बढ़ाना होता है। तो इसलिए ग्रामर इसके साथ साथ आपको रोज़ थोड़ा रीडिंग भी डालना है। 10 से 15 मिनट आपको रीडिंग डालना है। हो सके तो नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, स्टोरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन एक रीडिंग हैबिट डालो 10 से 15 मिनट। ठीक है। ये क्या होगा, आपका ये रीडिंग हैबिट बहुत काम करेगा। आपका जो भी ग्रामर के भी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा और आपका पैसेज में भी हेल्प करेगा। तो रीडिंग भी आपको डालना है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग आपको कैसे फॉलो करनी है। तो रीजनिंग में बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें तो एक टीचर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो आपको हर चैप्टर से ट्रिक्स आपको सीखना है, आपको उसको समझना है। 2-3 घंटे में एक चैप्टर हो जाता है इसका। आपको एक बार अच्छे से बना लेना नोट्स कॉपी और उस पर 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, बस इतना ही करना है। और बाकी नोट्स कॉपी बना के इसको जितना भी मॉक टेस्ट देते हो उसी को बस करना है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है। अपना नोट्स बना लेते हो, उस पर 50-60 प्रैक्टिस कर लेते हो हर चैप्टर से क्वेश्चन। उसके बाद मॉक जो देते हो उसी में आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस होता जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपको जीके कैसे पढ़ना है। ये जीके ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसके 2 रास्ते मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2 रास्ते फॉलो कर सकते हो। तो पहला तो ये है कि आप सारे सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। सारे सब्जेक्ट को नोट के साथ आप प्रिपेयर करो। ठीक है। प्रिपेयर करो और उनको 2-3 बार उस नोट्स कॉपी को रिवाइज करो। और उसके बाद सिर्फ क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लेनी है, घटना चक्र ले सकते हो या फिर कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे एसएससी के क्वेश्चंस हो, आप वो ले लो और वो चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो। उतना में आपका काम हो जाएगा। नोट्स कॉपी बनाना है टीचर से, किसी से, सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे का बनाना है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और हो सके तो मोबाइल में ऐप बहुत सारे होते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे क्विज दे सकते हो सारे सब्जेक्ट का। हिस्ट्री का होगा तो आप क्विज आप दे रहे हो, एक बार जब इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लगभग, तो आप वहाँ से क्विज बीच बीच में दे सकते हो। ठीक है। तो वो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो कोचिंग सेंटर, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, कोई भी बुक ले लो
जैसे लूसेंट की बुक ले सकते हो, या फिर कोई भी आपको बुक जो अच्छी लगती है, या फिर कोई नोट्स किसी का, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, 2-2 4-4 पेज डेली पढ़ो, हाईलाइट करते हुए पढ़ते जाओ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, स्टोरी के जैसा पढ़ते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ। जीके जीएस में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको जीके जीएस में इतना टारगेट रखना, मैंने हमेशा इसमें टारगेट कम रखा है कि मुझे बस 25 से 30, 20 से 25 मार्क्स आ जाए, 50 में मेरा सफिशिएंट है। मेरा बाकी में बहुत फोकस रहता था, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में। इन तीनों में मुझे 50 में 50 में 50 मेरा टारगेट था कि मुझे 50 में 50 ही लाना है, यानी 150 में 150 मेरा टारगेट था प्री के लिए। बाकी इसमें मेरा टारगेट था कि 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे इसी तरह से, इतना मुझे पढ़ना है। तो आपका भी टारगेट इसी टाइप में होना चाहिए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे आपका टारगेट फुल होना चाहिए, 100%। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। 6 से 8 महीने आपको लगेंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। अगर डेडिकेटेड 6 से 8 महीने देते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 6 से 8 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पिलर है इस स्ट्रैटेजी की, वो है रिवीजन। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक की ऑफ सक्सेस है, ठीक है। अगर आपने कितना भी पढ़ लिया, चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, अथाह चीज़ें पढ़ दिया, लेकिन उसका आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपका वो कोई काम नहीं देगा। तो जो एसएससी का जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है ना, वो लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। लिमिटेड चीज़ें हो जाएगी, उस चीज़ों को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने चीज़ों में मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जितना बार आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक थोड़ा सा बोरिंग काम होता है, टीडियस काम होता है, लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, पीछे वाला क्या पढ़ें, बोरिंग सा लगता है। लेकिन यही आपको करना पड़ेगा, जो चीज़ आपको बोरिंग लग रही है आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है, अगर आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए, तो आपको ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, वीकली करना है या फिर डेली करना है। तो आपको दोनों करने हैं, वीकली भी और डेली भी। तो डेली आपको कैसे करना है, तो आपने मान लो कोचिंग में कुछ भी पढ़ा, 2 घंटे कुछ पढ़ा, सुबह में पढ़ा, तो आपको सबसे पहले शाम में उसको सारे चीज़ों क्वेश्चन को रिवाइज करना है शाम में ही। जो भी आपने कोचिंग में आज पढ़ा, अभी आपका फोकस क्या है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा, किसी भी टीचर से पढ़ के आप नोट्स बना रहे हो और उसको कंप्लीट करो। तो जो भी आपने पढ़ा उसको शाम को आपको रिवाइज करना है, या फिर किसी भी टाइम उस दिन में आपको रिवाइज करना है। अगर आपने मैथ इंग्लिश पढ़ा तो मैथ और इंग्लिश को आपको रिवाइज करना है। उस समय आपको 2 घंटे लगे होंगे, इसमें आपको 1 घंटे के आसपास रिवीजन में टाइम लगेगा फिर से, कि हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, कैसे कैसे किया था, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे है, सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन जब आप मैथ्स कभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब भी आपका मैथ्स का डे होगा, जब आप मैथ्स कोचिंग लोगे, तो उससे पहले 10-15 मिनट पहले आपको फिर से उसको एक बार रिवीजन करना है कि आपने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था। तेज़ी से आपको रिवाइज कर लेना है। तो आपको इस बार तेज़ी से रिवाइज होगा, तुरंत आपको टाइम नहीं लगेगा। जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपको उसी को करने हैं, बाकी इजी क्वेश्चन आप देख देख के बस आपको एक बार देखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको रिवाइज करना है। नया क्लास स्टार्ट होने से पहले पीछे वाली चीज़ों को एक बार तेज़ी से आपको रिवाइज कर लेना है, ऐसे करना है। उसके बाद वीकली कैसे करना है कि मान लो 1 वीक हो गया, आपका 2-3 क्लासेस मैथ्स में हो गया, अच्छा खासा 30-40 क्वेश्चन हो गया, तो आपको वीक में 1 दिन टाइम कोई निकालना है जिस दिन सिर्फ रिवीजन का डे होगा। मान लो सैटरडे हो गया या संडे हो गया, किसी भी टाइम, जिस दिन मैथ का सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जितने भी आपको नोट्स कॉपी में क्लास में नोट्स कॉपी करवा चुके हैं, नोट्स कॉपी में क्वेश्चन करवा चुके हैं, आपको उसको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको वीकली भी करना है। ऐसे क्या होगा कि आपका एक ही चीज़ आपका कितना 4-5 बार आपने पढ़ लिया, लगभग अभी तक 4-5 बार पढ़ लिया, तो आपको वो क्वेश्चन लगभग याद हो गया, ठीक है। तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे आपको करना है, डेली भी करना है और वीकली भी करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका जो फोकस होना चाहिए सिलेबस में, आपका वो होना चाहिए नोट्स कॉपी पे, और कुछ पे नहीं। सिर्फ आपका जो नोट्स कॉपी है उसको आपको 100% करना है, कि आपका अगर नोट्स कॉपी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आया तो वो छूटना नहीं चाहिए। बस वो टारगेट होना चाहिए कि मुझे नोट्स कॉपी अपना ऐसा बनाना है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं छूटे मेरा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आपको रिवीजन करनी है, जैसे वोकैब है। वोकैब तो आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है, एक तपस्या का जैसा वोकैब है।
आपको डेली बार बार उसी चीज़ों को रिवाइज करना होगा, हाईलाइट करना होगा, फिर से रिवाइज करना होगा, उसमें फिर से हाईलाइट करना होगा कि हाँ ये वाला डिफ़िकल्ट है, रिवाइज करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, हर चैप्टर में होते हैं। जैसे कि आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज में रेशियो है 1/6 क्या होता है, 1/20 कितना होता है, परसेंटेज कन्वर्सन कैसे होता है, वो सब चीज़ों को आप छोटा छोटा एक फार्मूला का कॉपी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो और उसको बार बार रिवाइज करना है। कुछ टिप्स होते हैं जो कि आप हाईलाइट कर दोगे कि ये टिप्स यहाँ पे लगता है, ट्रिक्स यहाँ पे लगते हैं, वो सबको आपको रिवाइज करना होता है। साथ में और क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी है जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको आपका टेबल 25 तक याद होना चाहिए। कितना तक? 25 तक आपका टेबल याद होना चाहिए। धीरे धीरे याद करना, 15 तक लगभग सबको याद होता है। उसके बाद एक एक करके 16, 17, 18, 20, 25 तक आपको जाना है टेबल। उसके बाद स्क्वायर आपको याद करना है, स्क्वायर 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। क्यूब आपको 20 से 25 तक के बीच में आपको याद होना चाहिए। 20 तक आप याद कर लोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपको, ठीक है। 20 तक आपको क्यूब याद करना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन, कि आजकल का जो पेपर आ रहा है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब एक एक्स्ट्रा कोई टाइम आपको ज़रूर निकाला, जैसे आपने वोकैब के लिए टाइम निकाला डेली पढ़ने के लिए, उसी तरह से आपको अब कैलकुलेशन के लिए भी 10-15 मिनट आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कैलकुलेशन की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। वैदिक मैथ वाला मत करना, ठीक है। वैदिक मैथ सब बेकार होते हैं, वैदिक मैथ से मेंटल मैथ करो, ये सब नहीं। नॉर्मल कैलकुलेशन में ही जो ट्रिक्स होते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो तेज़ी से, ठीक है। 25 × 25 कैसे मल्टीप्लाई होता है, लास्ट में अगर 5 हो तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब आप याद करो, ठीक है। और साथ में आप एक ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें कि कैलकुलेशन हो, उसमें सम हो, 22 + 32 कितना होगा, तो आपका मेंटल मैथ आपका ऐसा स्ट्रांग हो। 22 आप मन में कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे स्ट्रांग हो। तो आप कोई भी एक मैथ्स कैलकुलेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, जब भी आपको टाइम मिले तो आप 10-15 मिनट कैलकुलेशन कर लो। सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई, यही सब। टेबल याद करने का भी आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसमें टेबल आएगा, 15 × 7 कितना होगा, 15 × 7 क्या होगा आंसर, तो आपको ऐसे टेबल भी याद होता जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। और जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं बैठे हो, कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आपने ऐप निकाला, उसमें कैलकुलेट करने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो आपको कैलकुलेशन रिवीजन इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और आपने रिवीजन भी आप कर रहे हो, सिलेबस भी कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। आपका जो एक्चुअली में जो और आपका जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में होने वाला है आपके साथ, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप सब चीज़ कर रहे हो, आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, अपना डाइट ले रहे हो, सब चीज़ ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल फाइट जो आपको करने वाला है आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अच्छे से फाइट नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट आपको असली एग्ज़ाम सिनेरियो दिखाता है कि आपको साथ क्या क्या होगा, और हर मॉक आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर मॉक में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आपको गलतियाँ पता चलती हैं। तो अभी क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में आपको अपना गलतियाँ ही ढूंढना है। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी गलतियाँ को ढूंढो और उसे करेक्ट करो। मॉक टेस्ट देने से डरना नहीं है। आपको मॉक टेस्ट कब से देना है? मैंने एक चीज़ लिखा है इसमें कि ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स गिव्स लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उससे पूछोगे तो बोलेंगे कि मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिए। मैंने खुद 150+ मॉक टेस्ट दिए थे प्री एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए 150+ मॉक टेस्ट दिए थे और सभी को अच्छे से एनालाइज भी किया था। तो आपका भी जो टारगेट होना चाहिए मॉक टेस्ट का, 150 होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने से पहले आपका 150 मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए, अभी से, जब आपसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो तब से। मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए, कब से? अभी से ही आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, पहले वीक से ही। अब बोलोगे सर अभी तो देने से क्या कोई फ़ायदा नहीं हो। कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन तो पढ़ोगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता तो चलेगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 100 क्वेश्चन आप पढ़ लो स्टार्टिंग में, उसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे बने, उसको सॉल्व करो, बाकी को क्वेश्चन को पढ़ लो। आपको पता चलेगा कि हाँ परसेंटेज में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एडवांस में ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। आपको बैक ऑफ माइंड कुछ ना कुछ स्टोर होगा इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे काम आएगा। जब आपका उस चैप्टर में पहुंचोगे तो आपको याद आएगा, अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने देखा था मॉक में, ठीक है। तो मॉक आपको स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर देना चाहिए।
आपसे क्वेश्चन ना बने कोई बात नहीं, आपको डीमोटिवेट नहीं है होना है, आपका मार्क्स कम आया तो बस ये देखना कि दिस इज़ माई ट्रायल। स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, जब फाइट करने किसी से जाओगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आप हारोगे ही बुरी तरह से। अगर प्रोफेशनल किसी से फाइट करोगे तो हारोगे ही, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो रहा है उससे, आप उससे कुछ सीख रहे हो, आपको उससे कुछ पता चल रहा है, तो आपको ये करना है। हाउ मच मैंने आपको बता दिया कि आपका जो टारगेट होना चाहिए 150 प्लस मॉक टेस्ट होना चाहिए प्री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है 150। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने बचे रहेंगे, तो आपको डेली 2 मॉक्स देने हैं। 2 मॉक टेस्ट दोगे तो यानी 1 महीने में 60 मॉक्स हो जाएंगे। 60 120 मॉक टेस्ट आप उसी 2 महीने में दे दोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको 30-40 मॉक टेस्ट दे देने हैं जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तभी तक, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है मॉक टेस्ट देने में आपको ध्यान देना है कि आपको अपना सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है कि आपको किस सीक्वेंस में मॉक टेस्ट देना है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है अटेम्प्ट, रीजनिंग पहले करना है कि इंग्लिश करना है कि जीके करना है कि क्या करना है, आपको ये डिसाइड कर लेना है और वही सब में फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका हैबिट बन जाएगा। मेरा जो सीक्वेंस था मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले करता था रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद लास्ट में जीके करता था। इसमें लास्ट में जीके करने का मेरा मकसद था, बहुत लोग बोलते हैं कि जीके को पहले करना चाहिए, बट मैं लास्ट में इसलिए करता था क्योंकि जो लास्ट का 5 मिनट होता है ना, उसमें बहुत नर्वस हो जाते हैं लोग। जब आपका टाइमर नेगेटिव में जाने लगता है 5 से 4 मिनट 3 मिनट, तो उस टाइम पे माइंड नहीं काम करेगा आपका। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं टाइम बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा है, आपका माइंड नहीं काम करेगा। अगर आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो मैथ्स का क्वेश्चन तो आपसे नहीं हो पाएगा एक क्वेश्चन भी। लेकिन जीके में क्या है, लास्ट के 5 से 7 मिनट में आपको क्या करना है, जीके का क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, टिक मारे, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं लास्ट में जीके करता था हमेशा, और मैंने ये हैबिट बना लिया था। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। रीजनिंग इंग्लिश को मैं 25 से 27 मिनट में दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करता था। 15 मिनट में रीजनिंग ले देता था, 10 से 12 मिनट देता था इंग्लिश के लिए। उसके बाद मैथ्स के लिए 25 मिनट में मैं रखता था, 25 क्वेश्चन के लिए 25, 1-1 मिनट सबके लिए, और लास्ट के 5 से 7 मिनट मैं जीके के लिए रखता था। तो ये था, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है, इतने मेरे सही इतने गलत देख लिया, बस इतना से काम नहीं चलेगा। आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में ही आपका पता चलेगा आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो एनालाइज भी आपको करना है, ठीक है। आप एक वीडियो मेरा देख सकते हो कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे करना है, उसमें मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो भी आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे लिंक आपको शो हो रहा होगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप। उसके बाद जो चौथा पिलर है वो है सक्सेस माइंडसेट। अगर आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी अच्छे खासे लगा लिए, लेकिन आपने अगर अपने माइंडसेट को नहीं चेंज किया, अपने माइंडसेट को अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जैसा नहीं बनाया, तो ये सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रहेगी, आपको कोई हेल्प नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जांपल देखा है, मेरे को मैसेज भी किए हैं कि सर मेरा प्रिपरेशन में लेवल बहुत अच्छा था, मेरे घर में मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे, मैं मॉक्स देता था तो, लेकिन एग्ज़ाम में मैं डर गया, नर्वस हो गया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरे से 1-2 क्वेश्चन नहीं बना और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको जितना ट्रेन अपने सिलेबस को करना, उतना ही आपको ट्रेन अपने माइंड को भी करना है, अपने माइंडसेट को भी आपको चेंज करना है। जब तक आप अपने माइंड को चेंज नहीं करते हो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाते हो, आपका ये सब कुछ काम नहीं होगा। प्लस साथ में प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको बहुत सारे डिमोटिवेशन का झेलना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगे, फेलियर आएंगे छोटे छोटे, आपको मार्क्स बहुत कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, कभी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कभी डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको अपना माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और अपने गोल की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। और ये माइंडसेट आपको इंस्टेंट नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे डेवलप होता है, इसको डेवलप करना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, अपना प्रिपरेशन तो करते जाते हैं, रगड़ के करते जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अपने आप का जो मेंटल है स्ट्रेंथ उसको नहीं बढ़ाते हैं, और वही उनसे मिस्टेक हो जाती है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को एक गोल देना है, टारगेट देना है। जब तक आप अपने माइंड को टारगेट नहीं दोगे, वो इस डायरेक्शन में काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा
सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इस जॉब की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, या फिर बैंक की तैयारी करनी है, या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको फोकस कर लेना है, एसएससी सीजीएल तो सिर्फ एसएससी सीजीएल, बैंक का एग्ज़ाम तो सिर्फ बैंक का एग्ज़ाम, ठीक है। आपको सब चीज़ों की एक साथ तैयारी नहीं करना है, वो माइंड कन्फ्यूज हो जाएगा आपको। एक दे दो। उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको एसएससी में कौन सी पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मान लो अगर आपको कोई बोले कि बता दो मुझे तुम्हें कौन सी पोस्ट देनी है, मैं आपको उसकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ बिना कुछ, तो आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आपको वो डिसाइड करना है। आपको बेस्ट कौन सी पोस्ट लगती है, आपको वो डिसाइड करना है। उसके बाद फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि मोटा मोटी आपको ये भी रैंक भी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना रैंक चाहिए, अंडर 1000 चाहिए या फिर अंडर 500 चाहिए, या फिर आपको टॉप करना है, आपको ये डिसाइड करना है। और साथ में आपको मार्क्स भी, एक विजुअल मार्क्स का भी एक टारगेट रखना है कि प्री में आपको कितना मार्क्स लाना है, मेंस में कितना मार्क्स लाना है, और डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स लाना है। एक अंदाज़ा लगना चाहिए कि हाँ इतना मार्क्स लाएंगे तो इतना रैंक मेरा आ जाएगा और ये पोस्ट मुझे मिल जाएगी। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते रहोगे आपको पता चलते जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मार्क्स सेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा कि प्री में 175 प्लस मेरा मार्क्स सेट करना है। आपके लिए ये होना भी चाहिए टारगेट, 175 से प्लस ही होना चाहिए। प्री में आपका जो टारगेट होना चाहिए 170 प्लस, मिनिमम 170 प्लस प्री में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। आपको जो पोस्ट चाहिए, अगर एएसओ की पोस्ट चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, तो वो पोस्ट आप अपने माइंड डिसाइड कर लो मुझे ये बनना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को ऑटो सजेशन देना है। ऑटो सजेशन मतलब क्या होता है, खुद को बोलना है आपको जो भी पोस्ट पसंद है, प्रोग्राम करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। माइंड वहीं पे काम करता है, उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस चीज़ के बारे में, माइंड के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं माइंड से। तो आपको अपने आप को बोलना है आई एम व्हाटएवर, जो भी आपका जो पोस्ट है आपको वो बहुत टाइम बोलना है, आपको अपने आप को रीअफर्म करना है। मान लीजिए अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपको बोलना पड़ेगा आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जब भी आपको डीमोटिवेशन लगे आपको आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलना है। अब ये इसका रीज़न भी बताता हूँ कि आपको क्यों बोलना है, क्योंकि इससे क्या होगा, माइंड को पता चल जाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो वो हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढता है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पे। सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें आसपास चीज़ें देखेगा उसी से रिलेटेड देखा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, कहाँ पे मटेरियल मिलेगा, कहाँ से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सारी चीज़ें वो आपका माइंड सर्च करेगा, एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा। लेकिन इसके लिए आपको माइंड को बहुत बार बोलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप बोलोगे ना तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा क्या बोल रहे हो। आपको जो कॉन्शियस माइंड है वो उसे रिजेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको उसको मल्टीपल टाइम्स बोलने हैं और उसको आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बट आपको रिपीट करना है मैक्सिमम टाइम, आपको जो भी पोस्ट चाहिए। और धीरे धीरे देखो कि जैसे जैसे आपका बोलते जाओगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद देखोगे कि आपका माइंड में वो सेट हो गया। अब जब भी बोलोगे आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही निकलेगा आपसे, ठीक है। जो भी अगर बनना चाहते हो वही निकलेगा आपका माइंड में, मतलब वो सेट हो जाएगा। फिर अपने आप माइंड आपका काम करेगा, आपका माइंड अपने आप आपसे एक्शन करवाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ कि किसी दिन आपको अगर जीन्स खरीदना होता है तो आप क्या होता है, देखते हो आपका फोकस कहाँ होता है, आपको माइंड में पता है कि आपको जीन्स खरीदना है आज शाम को या फिर कभी भी मॉल से जाकर, तो आप रास्ते में जाते हुए सभी का जीन्स को देखो कि उसका जीन्स का कलर कौन सा है, मैं ब्लैक कलर लूँ, ब्लू कलर लूँ, कैसा लूँ, इस वाले पैटर्न में लूँ कि इस वाले पैटर्न में लूँ। अगर आपको बाइक खरीदनी होती है तो आपको सारे बाइक दिखेंगे, कौन सा बाइक खरीदना है, ये वाला खरीदना है, ये वाले खरीदना है। तो इसी तरह से हमारा माइंड काम करता है। जब हम उसको टारगेट दे देते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो वो सर्च करने लगता है, अच्छा कितना मार्क्स चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मार्क्स कैसे इंप्रूव करेंगे, कौन है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है पहले से। तो ऐसे माइंड काम करता है। इसलिए अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है हमें। उसके बाद आपको टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपने आप पे ध्यान भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई लिखाई में सारी चीज़ें, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया आपने, अपने माइंड पे अपने ध्यान नहीं दिए, तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक करना है या फिर कोई भी डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज छोटा मोटा करना है, सुबह या फिर शाम जब भी आप कर सकते हो आपको करना है। और जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे आप रिपीट करते रहो अपने आप को, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी आप बनना चाहते हो। आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, कुछ भी बोलो, मैं इसे करके रहूँगा, आई एम गोइंग टू डू इट, स्लोली आई विल डू इट, जो भी है
आप पॉजिटिव चीज़ें बोलो मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिटेशन। अगर हो सके तो आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी है हो, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बैठ जाना है और अपने ब्रीथ पे फोकस करना है। जो ब्रीथ होता है, आपका श्वास होता है, उस पर फोकस करना है, इन एंड आउट, उस पर जस्ट फोकस करना है। थोड़ी देर बाद देखो कि आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। हेल्थ पे अपने ध्यान देना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है। अगर आपने ये 6 से 8 महीने यानी लगभग 1 साल के अप्रॉक्स का टाइम आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, डेली पढ़ाई कुछ ना कुछ कर लिए, ऐसा होगा कि डेली आपका एकदम स्मूथ नहीं जाएगा। किसी दिन आपका कम पढ़ाई होगा, किसी दिन आपका ज़्यादा पढ़ाई होगा, कोई बात नहीं, ऐसा चलते रहता है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो वो आपके लिए सही है। आपको इफेक्ट आपको 1-2 महीने के बाद ही पता चलेगा। आपको 2 महीने बाद चलेगा, अच्छा मैंने 5-6 चैप्टर मैथ्स में कंप्लीट कर लिए। आपको 1 दिन 2 दिन 1 वीक में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा। आपको हमेशा कम लगेगा कि मैंने कम पढ़ा। लेकिन जब मंथ कंप्लीट होता है, 2 मंथ कंप्लीट होता है, तब आपको पता चलता है कि मैंने काफ़ी कवर कर लिया। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। इस 1 साल आपने अगर आप अच्छे से दे दिया, अपना डेडिकेशन दिखा दिया, अपना सेक्रीफाइस कर लिया, कुछ सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए, पार्टीज वगैरह इधर उधर जाना थोड़ा सा इग्नोर कर दिए, फ्रेंड के साथ घूमना इग्नोर कर दिए, तो आप देखो कि आपका जो लाइफ है आगे का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 साल आपको सेक्रीफाइस करना है अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। उसके बाद बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, बहुत आएंगे आपको कि सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, इससे कुछ होगा कि नहीं, मेरे मार्क्स कभी कम रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। ये सब आपका टेस्ट है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हो? मैं कैसे रहता था, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, मोटिवेशनल सॉन्ग जो हो गए, चक दे इंडिया या फिर जो भी है सुरमा, उसका प्लेलिस्ट मैंने डाउनलोड करके रख लिया था। और मैं उनको जब भी मुझे डीमोटिवेशन फील होता था, मैं उनको प्लेलिस्ट को बजा लेता था, उनको सुनता था। मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, किसी किसी के मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। तो आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। खुद ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था तो मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेता था, बस बात करते ही मेरा फिर से वापस मेरा मोटिवेशन लेवल बन जाता था। और अपने आप को हमेशा अफर्म करता रहता था, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये होता है सबके साथ, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। जब भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हटाओ, बोलो आई विल डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि ये जो एसएससी सीजीएल है हम लोग जैसे लोगों का काम नहीं है, बहुत ब्रिलियंट लोगों का है, इंजीनियर लोग ही निकाल पाते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले निकाल पाते हैं। ये सब से आप दूर रहना है, ऐसे लोगों से। नेगेटिव पर्सन को आप धीरे धीरे करके इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है आपका। एक नेगेटिव थॉट आपके मन में आ गया, उन्होंने बैठा दिया, आप अपना प्रिपरेशन छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको नेगेटिव से दूर रहना और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना है, जो आपको पॉजिटिव करता है, मोटिवेट करता है। नेगेटिव पर्सन आप कैसे सोचोगे, कैसा, जो भी आपको कुछ भी नेगेटिव बोले, जो कंप्लेन कर रहा है, एसएससी के बारे में कंप्लेन कर रहा है, बुक्स के बारे में कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग नेचर जो भी पर्सन्स होंगे उनसे आपको दूरी बना कर रखनी है। ठीक है, और उनसे आपको बातें करनी है जो आपको मोटिवेट करता हो कि हो सकता है, करो, करते रहो, लगातार करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स हैं, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मैं भी उसमें मोटिवेट कुछ करते रहता हूँ, कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ। हमारी एक कम्युनिटी है, सब साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट में इसमें पिन कर दूंगा इसका लिंक को। हाँ, और उसके बाद जो था कि मैंने बताया था कि मैं एक गिव अवे देने वाला हूँ, तो आप कैसे वो गिव अवे को ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आपको इस वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और आपको कमेंट में लिखना है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आप कौन सा पोस्ट चाहते हो, आप किस पोस्ट पे काम करना चाहते हो। उसके बाद आपको लिखना है कि आपको मेरा वीडियोस कैसे हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है,
आपको मेरा वीडियो से कैसे हेल्पफुल मिलता है, गाइडेंस मिलता है, क्या मिलता है जिससे कि आपको हेल्प होता है। और तीसरा आपको ये लिखना है कि क्या आप 1 साल अपने सीजीएल प्रिपरेशन के लिए देने वाले हो। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप बेस्ट अपना दोगे, यस और नो में जवाब देना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, यस आई विल गिव माई बेस्ट। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपको मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे भी मैंने इसका आईडी लिख दिया है। इंस्टाग्राम में आपको सेम जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, वो इसी कमेंट को आपको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे मैसेज करना है मुझे। मैं सभी का मैसेज को पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब करना है आपको मेरा वीडियो, इस चैनल को। उसके बाद कमेंट में आपको ये सब चीज़ें करनी है और इंस्टाग्राम पे आपको ये मैसेज करना है। और उसके बाद मैं ये अनाउंस कब करूँगा, जब मेरे वीडियो में 1000 लाइक्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं 3 विनर को अनाउंस करूँगा, जिसको मैं पर्सनली खुद से गाइड करूँगा। तो ये था एसएससी सीजीएल 2021 का स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद तीसरा मॉक टेस्ट, एंड चौथा आपको सक्सेस माइंडसेट बनाना है। आपको इन चारों को फॉलो करना है। अगर आप इन चारों में से किसी एक चीज़ को भी इग्नोर करते हो तो आपका प्रिपरेशन अधूरा रह जाएगा। तो आपको इन चारों चीज़ों को इक्वली लेकर चलना पड़ेगा, साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पाओगे, मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हुआ होगा। आपको पता चला होगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सा डायरेक्शन पे चलना चाहिए, जिससे कि आप अपने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।